हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और अब हम पार्ट 7 कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, सारी लाइन वाइज चली हुई हैं। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। अब हम समझते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को। ह्यूमनिस्ट थ्योरीज आर मेनली डेवलप्ड इन द रिस्पॉन्स ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है ये बनाई ही इसलिए ताकि वो रिस्पॉन्स दे सके फ्रॉइड्स की थ्योरी को। तो इसमें दो लोगों के बारे में बात करेंगे, दो साइकोलॉजिस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है कार्ल रॉजर्स और एक है अब्राहम मैस्लो। तो इनके बारे में, अब्राहम मैस्लो के बारे में तो हमने क्लास 11 में भी पढ़ रखा है, जिसमें इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर पूरा एक डायग्राम दे रखा था जिसको हमने समझा था। कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो हैव पर्टिकुलरली कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी। तो इन्होंने ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा उसके डेवलपमेंट के अंदर। अब हम पहले समझते हैं फुली फंक्शनिंग पर्सन के बारे में। ये कॉन्सेप्ट दिया था रॉजर्स ने। रॉजर्स इज दैट फुली फंक्शनिंग पर्सन। तो फुली फंक्शनिंग पर्सन का मतलब है ही बिलीव दैट द फुलफिलमेंट इज द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो रॉजर्स का ये मानना था कि हमारी जो फुलफिलमेंट होती है किसी चीज की, वही हमारी मोटिवेटिंग फोर्स होती है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर। पीपल ट्राई टू एक्सप्रेस देयर कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल्स एंड टैलेंट्स टू द फुलेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, टैलेंट्स बहुत ही फुलेस्ट एक्सटेंट तक, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देयर इज एन इनबॉर्न टेंडेंसी अमंग द पर्सन दैट डायरेक्ट्स देम टू एक्चुअलाइज देयर इनहेरिटेड नेचर। तो उनके अंदर एक इनबॉर्न बचपन से ही टेंडेंसी है लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर, जो कि उनको बताती है कि कैसे एक्चुअलाइज करना है अपने खुद के इनहेरिटेड नेचर में जो उनके पास ऑलरेडी है। रॉजर्स ने दो अजम्पशंस बताए थे अपने, टू बेसिक अजम्पशंस अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को लेकर उनके दो अजम्पशंस थे। वन इज दैट बिहेवियर इज गोल डायरेक्टेड, हमारा जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है और वर्थवाइल होता है। द सेकंड इज दैट पीपल हु आर इनेटली गुड विल ऑलमोस्ट ऑलवेज चूज अडैप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। सेकंड उन्होंने ये चीज बोली थी कि जो लोग होते हैं वो हमेशा, जितने गुड होते हैं वो हमेशा वही वाला एनवायरनमेंट चूज करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अडैप्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर है उनका। ठीक है। तो रोजर्स के दो बेसिक असम्पशन क्या थे कि जो ह्यूमन बिहेवियर है गोल डायरेक्टेड होता है और वर्थवाइल होता है, और जो सेकंड होता है जो भी लोग बहुत ही ज्यादा गुड होते हैं वो हमेशा वही बिहेवियर चूज करेंगे जो कि अडेप्टिव होगा और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग होगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। रॉजर्स थ्योरी ग्रो आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ लिसनिंग टू पेशेंट्स इन हिज क्लिनिक। तो रॉजर्स ने जो अपनी थ्योरी ये डेवलप करी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, ये उसी के एक्सपीरियंसेस से निकली है। जो उसके क्लाइंट्स थे उसको बताते थे और उनको सुनकर उसने ये थ्योरी को डेवलप करा। उनके एक्सपीरियंसेस को सुनकर ये थ्योरी उन्होंने डेवलप करी है। He noted that self was an important element in the experience of his ex clients. तो उन्होंने बोला जो सेल्फ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक क्लाइंट के एक्सपीरियंस के अंदर। Thus स्टोरी इज स्ट्रक्चरल अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो मोस्टली स्ट्रक्चर अराउंड हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को लेकर ही है। This theory assumes that people are constantly engaged in process of actualizing their true self. तो ये थ्योरी बताती है जो पीपल होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एंगेज होते रहते हैं इस प्रोसेस में ताकि वो एक्चुअलाइज कर सके अपने खुद के ट्रू सेल्फ को। रॉजर सजेस्ट दैट ईच पर्सन ऑल्सो हैज द कंसेप्ट ऑफ आइडल सेल्फ। अब आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ क्या होता है उसके बारे में भी रॉजर्स ने बात करी थी। तो आइडल सेल्फ होते हैं जिसके जैसा आप बनना चाहते हो और रियल सेल्फ होता है जो आप खुद होते हो। तो आइडल सेल्फ, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेकर चले, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको होता है कि विराट कोहली जैसा उनको बनना है। ठीक है, और रियल सेल्फ जो वो खुद है, तो हम यहाँ पर लेकर चल जाते हैं जैसे कि यश है। तो यश वो जो उसका रियल सेल्फ है और जो उसको बनना है वो है विराट, उसका आइडल सेल्फ। तो ये होता है। ठीक है, एन आइडल सेल्फ इज दैट सेल्फ ऑफ दैट द पर्सन वुड लाइक टू बी। जो उसको बनना है उसको बोला जाता है आइडल सेल्फ। और रियल सेल्फ होता है जो वो खुद अभी है। when there is a correspondence between the real self and ideal self, a person is generally happy. तो जब उन दोनों के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो वो आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में जब कॉरेस्पॉन्डेंस होता है तो वो पर्सन जनरली हैप्पी होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझते हैं? तो अब हम आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और इनकॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी होती है अगर एक इंसान के बिहेवियर के अंदर कॉन्ग्रुएंसी होगी तो वो इंसान जनरली हैप्पी होगा।
और लेकिन अगर एक इंसान के बिहेवियर के अंदर इनकॉन्ग्रुएंसी होगी तो वो जनरली हैप्पी नहीं होगा। ठीक है, अब कैसे समझते हैं वो देखते हैं। अब जैसे इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर बनी है, तो इनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस है, इसीलिए ये इंसान जनरली हैप्पी होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तभी ये वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो रियल सेल्फ है वो ये है और इसका आइडल सेल्फ है वो ये है, और इनके बीच में जगह है, बाउंड्री है। तो अब समझ आ गया कि इसके बीच में जो बाउंड्री के बीच में जो ये जगह बन रही है, इसको बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो अभी हम लाइन ऊपर पढ़ के आए हैं। इसलिए वो इंसान जो आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में जो डिफरेंस है उस वजह से वो इंसान जनरली हैप्पी है। लेकिन इनकॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, इसमें देखो बाउंड्री कितनी पास पास है, तो अगर डिस्टेंस कम होगा हमारे आइडल सेल्फ और रियल सेल्फ में, तो वो इंसान जनरली हैप्पी नहीं होगा, वो एंजाइटी से, डिप्रेशन से, न्यूरोसिस से, इन सब सारी चीजों से गुजर रहा होगा। तो इसलिए हमारे बिहेवियर के अंदर कॉन्ग्रुएंसी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा कार्ल रॉजर्स कहते हैं। ठीक है, रॉजर्स व्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो रॉजर्स भी बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो एक बहुत ही ज्यादा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हमारे को समझना पड़ता है कि हम कैसे अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और कैसे मास्टर कर सकते हैं इस प्रोसेस को, जिसको बोला जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ही रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं रोल सोशल इन्फ्लुएंसेस का, जो कि एक डेवलपमेंट के अंदर होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट के। अब रॉजर्स ने दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में भी बात करी थी जिसको हम डिस्कस करते हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, हम पढ़कर आए हैं क्लास 11th में भी कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है। तो रॉजर्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में, कि यही होता है कि अगर आपका क्लाइंट आपके पास है और आपको आकर वो गाली भी दे रहा है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है हर वे में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो कैसा भी हो, आपको क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है, उसको बोला जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। मस्ट बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर एनहांसमेंट ऑफ पीपल्स सेल्फ कॉन्सेप्ट। ताकि एक इंसान के सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम इनहेंस कर सके, तो हमारे को अनकंडीशन पॉजिटिव रिकॉर्ड रखना है किसी भी क्लाइंट के साथ, चाहे वो कैसा भी हो। और सेकंड कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का, वो भी रॉजर्स ने ही दिया था। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का होता है कि क्लाइंट के ऊपर ही सारा फोकस आपको डालना है, तो उसको बोला जाता है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। ये बेसिकली अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के ऊपर है कि उसको एक्सेप्ट करना है जैसा भी है और उसी के ऊपर फोकस करना है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने दी थी। अब हम बात करते हैं मैस्लो की, एब्राहम मैस्लो। इन्होंने हमारे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। अ स्टेट इन विच पीपल हैव फुल्ली रीच देयर ओन फुलेस्ट पोटेंशियल, जिसमें ये स्टेट होती है जिसमें एक इंसान अपनी रीच कर चुका है पूरे फुलेस्ट पोटेंशियल की, उनके पास पूरी पोटेंशियल आ गई है। Maslow had an optimistic and positive view of a man who had the potentialities for love, joy and to do creative work। तो मैस्लो का एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू था एक मैन को लेकर जिसके पास पोटेंशियलिटीज थी लव के लिए, जॉय के लिए और क्रिएटिव वर्क के लिए। Human beings are being considered to free to shape their lives and to self actualize। तो ह्यूमन बींग्स को बोला जाता है, कंसिडर करा जाता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा फ्री होते हैं अपनी लाइफ को खुद शेप करने के लिए और सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिकम्स पॉसिबल बाय एनालाइजिंग द मोटिवेशन दैट गवर्न आवर लाइफ। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम कैसे जान सकते हैं, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम एनालाइज कर सकते हैं अगर किसी इंसान का मोटिवेशन को एनालाइज कर पाते हैं जो कि गवर्न कर रहा है उसकी लाइफ को या किसी भी लाइफ को। वी नो दैट बायोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स कॉल्ड सर्वाइवल नीड्स आर कॉमनली फाउंड अमंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो हमको पता है जो बायोलॉजिकल सिक्योरिटी होती है, बिलोंगिंगनेस नीड्स होती है और सर्वाइवल नीड्स, इनको सर्वाइवल नीड्स बोला जाता है, ये हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर फाउंड करा जाता है। Thus, an individual's own concern with the satisfaction of the needs reduces her him to level of animals। तो एक इंडिविजुअल का जो बेसिक कंसर्न है कि जो सेटिस्फैक्शन है हमारी नीड्स की, वो रिड्यूस तो नहीं हो रही है ऑन द टू द लेवल्स ऑफ एनिमल्स, रिड्यूस तो नहीं हो रहे किसी तरीके की। द रियल जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ बिगिंस विद द परस्यूट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो जो हमारी बेसिक, जो हमारी ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो तभी स्टार्ट होती है जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर और सेल्फ एस्टीम को लेकर जानना चालू करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। The humanistic approach emphasizes the significance
अ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमारे को 2.3 बॉक्स दे रखा है, मैंने आपको 2.2 ऑलरेडी बॉक्स कवर करा दिया था, जिसमें मैंने आपको 5 फैक्टर मॉडल के बारे में बात कराई थी। मैंने आपको 2.1 और 2.3 अब तक नहीं कराया, तो मैं इसको बिल्कुल एंड में कराऊंगी, अभी मैं नहीं करा रही इसको। अभी हम सीधा नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपको मैं एंड में बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके जितने भी बॉक्सेस बचे हैं मैं उन सबको कवर कराऊंगी। सिर्फ 2.2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको कवर नहीं करेंगे हम, वो मैंने अपनी पता नहीं कौन से पार्ट में डाले, तो आप उसमें देख लें। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। A formal effort aimed at understanding personality of an individual is termed as personality assessment। तो एक फॉर्मल एफर्ट होता है जिसको एम करा जाता है ताकि हम किसी इंसान की पर्सनालिटी को समझ सके, उसको बोला जाता है पर्सनालिटी असेसमेंट। Assessment refers to the procedure used to evaluate or differentiate people on the basis of certain characteristics। तो assessment एक जिसको बोला जाता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं एक इंडिविजुअल को और डिफरेंशिएट कर सकते हैं उस इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब उसके ट्रेड्स के बेसिस पे हम पता कर सकते हैं। जैसे हम दो इंसान हैं, अगर ये दोनों, इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, तो हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हो सकता है राम बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट हो और श्याम बहुत ही ज्यादा सबमिसिव। हो सकता है जो राम है वो बहुत ही ज्यादा आउटगोइंग है और जो श्याम है वो बहुत ही ज्यादा विड्रॉन रहता है सोशली। तो दोनों का बीच का ये डिफरेंस है। In assessment, we try to study what person generally does or how he she behaves in a given situation। तो असेसमेंट में हम यही समझने की कोशिश करते हैं और स्टडी करते हैं कि एक पर्सन कैसे बिहेव करता है एक गिवन सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो कैसे एक इंसान एक गिवन सिचुएशन में रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, उसी को बोला जाता है, उसकी स्टडी को बोला जाता है असेसमेंट। साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू असेस पर्सनालिटी इन वेरियस वेज। तो बहुत सारी वेज में साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई करा है असेसमेंट करने का पर्सनालिटी को, बहुत सारी वेज में। द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स आर साइकोमेट्रिक टेस्ट है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है एंड बिहेवियरल एनालिसिस है। ठीक है, ये सारे कुछ टेस्ट है जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। अब पहला आता है सेल्फ रिपोर्ट मेजर, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट टेक्निक्स। ये याद रखना, इसके बीच में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग प्रोजेक्टिव और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के अंदर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं डायरेक्ट टेक्निक और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है इनडायरेक्ट टेक्निक्स। तो ये याद रखना। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट वॉज एल्पर्ट हु सजेस्टेड द बेस्ट मेथड टू असेस अ पर्सन बाय आस्किंग। तो एल्पर्ट थे, हमको याद होगा, हमने गॉर्डन एल्पर्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, पीछे भी पढ़कर आए हैं। उन्होंने सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बारे में सजेस्ट करा था और बोला था द बेस्ट वे टू असेस अ पर्सन इज बाय आस्किंग हिम और हर अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम किसी इंसान को कैसे असेस कर सकते हैं, उन्हीं से उनके बारे में पूछकर। दिस लेड टू द यूज ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। तो ये बहुत ही ज्यादा फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्ड होते हैं, ऑफन बेस्ड ऑन थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं बहुत ज्यादा। और इनमें कोई ना कोई सब्जेक्ट रिक्वायर होता है जो कि वर्बल रिस्पॉन्सेज देगा, बोल कर बताएगा, यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। तो रेटिंग के बेसिस पर, जैसे अगर किसी को हम रेस्टोरेंट का जैसे रिव्यू भी लेते हैं तो उसमें होता है ना 1 2 3 4 उन्होंने और 5 दे दिया कि अगर आपको रेस्टोरेंट का खाना कैसा लगा तो आप बोलोगे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट या बैड या वेरी बैड। तो उसके बेसिस पर, तो ऐसे समझने के लिए कि एक रेटिंग स्केल होता है जिसमें एक इंसान होता है, मतलब एक सब्जेक्ट होता है, उसको वर्बल रिस्पॉन्सेज देने होते हैं यूजिंग दिस काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। The method requires the subject to objectively report his or her own feelings with respect to various items। तो जितनी भी आइटम्स यूज करी गई हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होता है, सब्जेक्ट को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होता है इन रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स। ठीक है, दिस रिस्पॉन्सेज आर एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू। तो उनके फेस वैल्यू के हिसाब से उनके रिस्पॉन्सेज को एक्सेप्ट करा जाता है। दे आर स्कोर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है और इनको इंटरप्रेट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्म्स डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। तो जो भी नॉर्म्स का मतलब होता है कुछ रूल्स, उसके बेसिस पर उसको इंटरप्रेट करा जाता है, जिस चीज के लिए ये टेस्ट डेवलप करे गए हैं उस हिसाब से उसके नॉर्म्स को इस्तेमाल करा जाता है। सम ऑफ द वेल नोन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो। तो इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो पहला है द मिनेसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, MMPI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारा 2024 के बोर्ड में भी आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना। दिस इन्वेंटरी इज वाइडली यूज्ड एज अ टेस्ट इन पर्सनालिटी असेसमेंट। तो ये पर्सनालिटी असेसमेंट में ये एक इस्तेमाल होता है
Hathaway and McKinley developed this test as helping the tool of for psychiatric diagnosis. तो हैथवे और मैकिनली ने दिया था ताकि ये हेल्प कर सकें साइकेट्रिक डायग्नोसिस के अंदर। ये इन्होंने ये वाला टेस्ट डेवलप करा था। तो ये 1 मार्क के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जो कि सीवीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। But the test has been found very effective in identifying varieties of psychopathology. तो ये साइकोपैथोलॉजी के अंदर ज्यादा इफेक्टिव दिखा, ना कि साइकेट्रिक डायग्नोसिस के अंदर। इट्स रिवाइज्ड वर्जन इज MMPI-2। तो इसका रिवाइज वर्जन है MMPI-2। इट कंसिस्ट ऑफ 567 स्टेटमेंट। तो इसके अंदर 567 स्टेटमेंट है एंड द सब्जेक्ट हैज टू जज ईच स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो 567 स्टेटमेंट ऐसे बनी होगी, आपको ट्रू फॉल्स येस नो में जवाब देना होगा। ट्रू फॉल्स में देना, वैसे इसमें येस नो में नहीं देना, ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। The test is divided into 10 subscales. तो इसके अंदर 10 subscales हैं which seek to diagnosis hypochondriasis, depression, hysteria, psychopathic deviate, masculinity, femininity, paranoia, schizophrenia, mania, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इससे हम किस चीज को डायग्नोस कर सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। या फिर तुम्हारे को क्वेश्चन आ सकता है ये कि स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, हिस्टीरिया जैसी किस चीज से डायग्नोस कर सकते हैं, किस टेस्ट से हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। तो उसका आंसर आपको लिख के आना होगा MMPI। ठीक है। इन इंडिया मैलिक एंड जोशी हैव डेवलप्ड द जोधपुर मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी अलोंग विद द लाइंस ऑफ MMPI। तो इंडिया में मैलिक और जोशी ने बनाने की कोशिश करी है MMPI को। तो ये भी काफी 1 मार्क के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये मेंशन करके आना पड़ेगा। हैथवे और मैकिनली के बारे में तो लिखना ही लिखना है, लेकिन आपको ये एक इंडिया में भी जो मैलिक और जोशी ने बनाया उसके बारे में भी लिख कर आना है। और इसके अंदर 567 स्टेटमेंट है, जिसमें आपको ऐसे ऐसे मिली होंगी बहुत सारी, आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना है उसका। बस इतना सा है समझने वाला। और इसके अंदर 10 सब स्केल्स है और इससे सिर्फ डायग्नोस करा जा सकता है हिस्टीरिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया। बस ये मेन चीजें हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।